नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। खबर दिन भर आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। प्रदेश में तेजी से पैर पसार रहा है कोरोना। छत्तीसगढ़ में आज 81 मरीज पॉजिटिव मिले हैं। आज 2153 सैंपलों की जांच हुई। रायपुर में सबसे अधिक 27 नए मरीज मिले हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 442 पर पहुंच चुकी है। कोरोना से रायपुर में एक मरीज की मौत भी हो चुकी है। तो कोरोना के मामले में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। बता दें आपको, आज 81 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। लगातार संख्या बढ़ रही है। 2153 सैंपलों की जांच हुई थी, जिसमें से 81 पॉजिटिव आए हैं। रायपुर में सबसे ज्यादा 27 नए मरीज पाए गए हैं। बता दें आपको कि कोरोना से रायपुर में एक मरीज की मौत भी हो चुकी है। लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में लगातार मामले बढ़ रहे हैं और अब 81 नए मरीज सामने आए हैं। रायपुर से बड़ी खबर है। कोरोना पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बड़ा बयान दिया। लोग सावधानी और एहतियात बरतें। लोगों को अस्पताल ले जाने की जरूरत नहीं पड़ रही। प्रदेश में तेजी से कोरोना संक्रमण फैल रहा है। तो लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और इसी को लेकर स्वास्थ्य मंत्री का बयान भी आया। कहा, लोग एहतियात बरतें। अस्पतालों की जरूरत तो नहीं पड़ रही, लोगों को भर्ती कराने की जरूरत नहीं पड़ रही, पर लगातार कोरोना के मामले में इजाफा जिस तरह से देखा जा रहा है, लोग एहतियात बरतें, सावधानी रखें। इसमें मीटिंग्स हम लोग की पहले ही हो चुकी थी। ये जो बढ़ रहा था, तो एक हफ्ते पहले ही मैंने डायरेक्शन दे दिया था स्वास्थ्य विभाग को कि सभी सीएमएचओस को भी और कलेक्टर से भी बात करके एक टेस्टिंग बढ़ाइए, टेस्टिंग बढ़नी चाहिए। दूसरा, सर्कुलर भी जारी हो रहा है सावधानी के लिए। तीसरा, मॉक ड्रिल हम पहले भी कर चुके थे, फिर से मॉक ड्रिल की अगर गंभीरता बढ़ी, गंभीर पेशेंट्स को हॉस्पिटल लाने की जरूरत पड़ी, तो पता चला आपका वेंटिलेटर काम नहीं कर रहा, पता चला कि ऑक्सीजन सप्लाई आपका पाइप में ठीक से नहीं चल रहा, तो ये सब की टेस्टिंग कर लीजिए। तो एक और मॉक ड्रिल फिर से 11-12 तारीख को होने वाली है और 11, 12 और 13 तारीख को सभी सीएमएचओ और सिविल सर्जन के साथ 3 दिन की बैठक हम लोगों ने पहले ही बुला रखी थी। तो अगले यानी वर्तमान वित्तीय वर्ष, अगला जो आने वाला साल है, इसमें काम हमको क्या करना है, इसकी प्राथमिकताएं भी तय करेंगे और उसी में कोविड के संदर्भ में भी क्या हमको करना है, क्या तैयारियां रखनी है, उसके भी निर्देश देंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भिलाई नगर विधानसभा में आयोजित भेंट मुलाकात में लोगों से रूबरू हुए। सीएम क्षेत्रवासियों को 34 करोड़ 84 लाख की विकास कार्यों की सौगात भी दी। सीमार्ट की 4 गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और इसी मौके पर उन्होंने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि टाउनशिप एरिया के रहवासियों और जिन लोगों के बीएसपी की जमीन पर घर बने हैं, उन्हें भी बिजली बिल हाफ योजना का लाभ दिलाने के लिए अगली कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव लाया जाएगा। इन क्षेत्र के लोगों को अब तक हाफ बिजली बिल योजना का लाभ नहीं मिल रहा। 1000 महिलाओं को रोजगार देने के लिए गारमेंट फैक्ट्री शुरू करने की घोषणा है। इसके लिए 7 करोड़ रुपए की राशि की मंजूरी दी। बीपीओ कॉल सेंटर भी शुरू करने का ऐलान किया। इसमें 500 युवाओं को रोजगार मिलेगा। कॉल सेंटर के लिए 5 करोड़ रुपए की राशि की मंजूरी भी की गई है। भिलाई के बच्चे खेलकूद में भी आगे हैं, इसलिए क्रिकेट स्टेडियम के लिए 1.5 करोड़ रुपए और सर्व समाज नागरिक भवन के लिए 3 करोड़ रुपए की राशि की मंजूरी दी। भिलाई नगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत प्रत्येक वार्ड में 50 लाख रुपए की विकास कार्य कराए जाएंगे। भिलाई में सीएम भूपेश बघेल ने छात्रों को बड़ी सौगात दी। उन्होंने स्वामी आत्मानंद स्कूल का लोकार्पण किया और इस मौके पर बच्चों ने मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया। क्लासरूम में जाकर सीएम ने बच्चों से मुलाकात की, सेल्फी ली। इसी के साथ ही उन्होंने शहीद चुम्मन यादव की प्रतिमा का अनावरण भी किया और शहीद के परिजनों से मुलाकात की। सीएम ने शहीद के परिवार को हर संभव मदद देने का भरोसा दिया। 8 साल बाद परिजनों की मांगे पूरी। कश्मीर के कुपवाड़ा में जवान चुम्मन यादव शहीद हुए।
for giving us this excellent opportunity. Clap and second position, 1,000 students. 25 students are selected for the National Means Combined Scholarship Examination. रायपुर में कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर की अध्यक्षता में हुई इस अहम बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, पूर्व सीएम रमन सिंह समेत पार्टी के बड़े पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश सरकार को घेरने के लिए रणनीति बनाई गई। रमन सिंह ने बताया कि कार्य योजना बनाकर सामाजिक सुरक्षा पखवाड़ा मनाना है और विधानसभा चुनाव के लिए स्थानीय मुद्दों पर फोकस करना है। इसके लिए रणनीति बनाई गई है। नवीन जी, जामवाल जी और प्रदेश के अध्यक्ष जी सहित सभी कोर ग्रुप के प्रमुख नेतागण उपस्थित थे और कार्य योजना बना के सामाजिक सुरक्षा पखवाड़ा बनाने के साथ साथ आगामी कार्य योजना जो आगे विधानसभा की दृष्टि से हमको फोकस करना है विधानसभाओं में और वहाँ जो स्थानीय मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर अपनी भूमिका को सशक्त करना है। तो ये लगातार आने वाले समय में कार्य योजना बनी है और इसमें 2 महीने की कार्य योजना पर विचार। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के बस्तर दौरे को लेकर प्रदेश में सियासत शुरू हो चुकी है। पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने प्रियंका गांधी को लेकर कहा कि कौन है प्रियंका गांधी, उनको बस्तर में लाकर दिखाएंगे क्या। पूर्व मंत्री ने सवाल उठाते हुए कहा कि बस्तर में कांग्रेस ने किया क्या है। वहीं केदार कश्यप के बयान पर आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने चुटकी ली। उन्होंने कहा कि केदार कश्यप जिस स्कूल में पढ़े हैं उस स्कूल को इंदिरा गांधी ने बनवाया और उसी स्कूल में केदार कश्यप ने पैंट पहनना सीखा है। में देखा किस तरीके से किलोमीटर के किलोमीटर में गुलाब की पंखुड़ियां बिछा दिए थे। अब यहाँ पर प्रियंका गांधी आ रही हैं तो यहाँ इनको दिखाने लायक है क्या? कांग्रेस पार्टी ने इस बस्तर के लिए किया क्या है? एक भी योजना, एक भी कार्यक्रम बता दे जो उनको दिखा सके। ये केवल और केवल झुंझुना पकड़ने के लिए आ रहे हैं और यहाँ के लोगों को के साथ में जिस तरीके से इन्होंने वादा खिलाफी की है, आज उनको आकर के यहाँ पर इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। गांधी परिवार को बोलने के पहले सोचना है। अगर इस अबूझ मार के उसके नारायणपुर विधानसभा में जो आश्रम चल रहा है ना, विवेकानंद आश्रम, इंदिरा गांधी को लिए उनके कारण हम अबूझ मार के लोग आज डॉक्टर बन रहे हैं। अगर केदार कश्यप को स्कूल जाने का गांधी परिवार दिया, उसी स्कूल में पढ़ा है, उसी स्कूल में फुल पैंट पहनने सीखा है, ये क्यों भूल जा रहा है? तो बस राजनीति करना है तो इतना निश्चित स्तर की राजनीति नहीं करना चाहिए। कवर्धा जिले के सुदूर वनांचल ग्राम चमारी में होम थिएटर ब्लास्ट मामले में पीड़ित परिवार से सांसद संतोष पांडे ने मुलाकात की। सांसद पांडे ने पीड़ित परिवार को ढाढ़स बंधाया। सांसद संतोष पांडे के साथ स्थानीय बीजेपी के नेता भी मौजूद रहे। बेमेतरा जिले के साजा थाना क्षेत्र के बीरनपुर गांव में आज 2 समुदायों के बीच संघर्ष हो गया। बच्चों के आपसी विवाद में बड़ों के शामिल होने से संघर्ष का रूप ले लिया। हमले में एक 23 वर्षीय युवक ईश्वर साहू की मौत हो गई तो वहीं 4 लोग घायल हो गए। जैसे ही 2 पक्षों में विवाद की जानकारी मिली, साजा थाने के सब इंस्पेक्टर BR ठाकुर भी अपने दल बल के साथ मौके पर पहुंचे, लेकिन ग्रामीणों ने उनके ऊपर भी हमला कर दिया, जिसके कारण वो गंभीर रूप से घायल हुए। उनका इलाज जारी है। हालांकि प्रशासन ने अब मामले को नियंत्रण में लिया। दुर्ग जिले के IG सहित आसपास के पुलिस बलों को गांव में बुला लिया गया है। साथ ही धारा 144 भी लगा दी गई और लोगों को समझाइश दी जा रही है। गांव में पुलिस लगातार गश्त कर रही है। अभी घटना लगभग कंट्रोल पर है और ये घटना सुबह बच्चों के आपस में विवाद और साइकिल में गिरने के से शुरुआत हुई थी और उसको लेकर गांव में 2 पक्ष में विवाद हुआ था और चौराहे पे ये हल बैठे थे कि इसको हल किया जाए और क्यों विवाद हुआ, क्या हुआ करके।
बच्चों से शुरुआत हुई और बड़े तक पहुंची और उसमें वाद विवाद हुआ और इसमें से एक पक्ष का एक की चोट लगी और उसमें गंभीर चोट होने के कारण उसकी मृत्यु भी हो गई है। और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर तत्काल पहुँचा और पूरी आपस में काफ़ी देर तक एसपी साहब ने भी समझाई दी और हमने भी समझाई दी इनको, और समझाई देने के बाद कहा कि जो घटनाएं हो गई है उस पर जिसका भी जो पक्ष अपराध बनेगा हम उसमें पूरी कायम करेंगे और दोनों तरह से कार्रवाई की जाएगी। सुबह हुआ है जिसमें दो पक्षों में झगड़ा हुआ है और इस विवाद बहुत बढ़ गया है और इसमें एक 23 साल का लड़का है, उसकी मृत्यु हो गई है। और इसके बाद बॉडी निकालने के लिए जब पुलिस टीम आई है उन पर भी हमला हुआ है, जिसमें एएसआई ठाकुर उनको सिर पर गंभीर चोट आई है जो अभी वर्तमान में हॉस्पिटल में है, और अन्य 2 पुलिसकर्मियों को भी चोट लगी है, जिस पर मौके पर तुरंत मैं और कलेक्टर साहब और तमाम अधिकारी पहुंचे हैं और गांव वालों को काफ़ी देर समझाइश दी गई है और इनको पूरी कार्रवाई करने की आश्वासन दिया गया है। गांव वालों द्वारा 9-10 लोगों को चिन्हांकित किया गया है और उनमें से इन्होंने 11 लोगों को चिन्हांकित किया और उनमें से 9 लोगों को पुलिस अपने कस्टडी में ली है और उनसे पूछताछ जारी है। और भी लोग जो संदिग्ध है उनको पकड़ने की कार्रवाई जारी है। तकनीक के इस दौर में जब एक एक कर सारे माध्यम ऑनलाइन होते जा रहे हैं, कंप्यूटर और मोबाइल पर हमारी निर्भरता बढ़ती जा रही है। ऐसे में आंखों की सेहत का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। बच्चों की आंखों की बिगड़ते सेहत के आंकड़े चिंताजनक हैं। निगाहों को संभालने वाली ये रिपोर्ट देखें। विकसित होती तकनीक हमारी जिंदगी को जितना आसान बनाती है, हमारी सेहत से भी उतना ही खिलवाड़ करती है। पिछले कुछ सालों में खास तौर पर बच्चों में स्मार्टफोन्स की लत बढ़ गई है। लगातार मोबाइल के इस्तेमाल से उनकी आंखें खराब हो रही हैं और जो छात्रों और उनके अभिभावकों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। और हमारे आँख में हम पहले जो पुस्तक से पढ़ते थे तो हमें आँख में कोई दिक्कत नहीं थी। अब जो है कि मोबाइल से पढ़ने के लिए सर लोग कह रहे हैं, इसलिए आँख में थोड़ा जलन टाइप गड़न टाइप हो रहा है। कोरोना महामारी आई तो शिक्षण संस्थान बंद हो गए, शिक्षा व्यवस्था ऑनलाइन मोड पर आ गई। लिहाजा मोबाइल से बच्चों को दूर रहने के लिए कहने वाले शिक्षक और गार्जियन भी अब उन्हें मोबाइल से पढ़ने की सलाह देने लगे। नतीजा ये हुआ कि बीते 1 साल में कोरबा में करीब 1100 से अधिक बच्चों की आंखों पर चश्मे लग गए। सैकड़ों बच्चों की आंखों में कई तरह की शिकायतें आईं। दरअसल राष्ट्रीय अल्पदृष्टि नियंत्रण कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य विभाग स्कूली बच्चों की आंखों की जांच करता है। जिनकी आंख कमजोर पाई जाती है उन्हें चश्मे दिए जाते हैं। सामान्य तौर पे जो भी कंप्यूटर स्क्रीन या डिजिटल स्क्रीन या टीवी वगैरह जो इस्तेमाल करते हैं, सामान्य तौर पर 50 से 60% जो लोग हैं उनको ये कंप्यूटर विजन सिंड्रोम जिसको कहते हैं, या आँख पे पड़ने वाला जो स्ट्रेन है, ये उन लोगों में सामान्यतः देखा जा रहा है। चेकअप के लिए देखिए, सामान्यतः जो हमारी ओपीडी रहती है उसमें जो बच्चे हैं अक्सर इन्हीं कंप्लेंट के साथ पेरेंट्स जो है वो आ रहे हैं इन लोग बच्चों को लेके कि इन लोग की आँख में दर्द है, कि इनकी आँख में जलन होती है, आँख से आंसू आते हैं, गर्दन में दर्द हो रहा है, मसल फटीग है। ये सब लेके बच्चे सामान्यतः आ ही रहे हैं। लगभग जितने बच्चे आ रहे हैं उनमें से 50 से 60% बच्चे इन्हीं कंप्लेंट्स के साथ आ रहे हैं। मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी स्क्रीन अब हमारी जरूरत बन गई है। ऐसे में इससे दूर रहना तो संभव नहीं है, लेकिन इसके इस्तेमाल के तरीके बदले जा सकते हैं। आंखों की सेहत के लिए इसके लिए अभिभावकों को कुछ प्रमुख बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे बच्चों को संतुलित और पोषक आहार दें, जिससे उनकी आंखों का ठीक तरीके से विकास हो। बच्चों को हर रोज 5 से 6 गिलास पानी पीने को कहें। पानी आंखों में नमी और ताजगी बनाए रखता है। बच्चों के सोने और उठने के लिए समय तय करें। बच्चों को पूरी नींद लेने दें। झुककर या लेटकर न पढ़ने दें। टेबल कुर्सी का इस्तेमाल करने को कहें। हर 20 मिनट के बाद 5 मिनट का ब्रेक दें, क्योंकि आंखों की फोकस करने की क्षमता सीमित होती है। रात के अंधेरे में मोबाइल न चलाने दें। पढ़ते समय किताबों को कम से कम 1 फीट की दूरी पर रखने को कहें। आंखों की नियमित रूप से जांच कराएं। समस्या होने पर डॉक्टर से सलाह लें। तकनीक के इस दौर में जब सभी माध्यम एक एक कर ऑनलाइन होते जा रहे हैं, ऐसे में हमें सभी उम्र वर्ग के लोगों की आंखों की सेहत का ध्यान रखने की बेहद जरूरत है, क्योंकि आंखें हैं तभी ये दुनिया खूबसूरत है।
न्यूज 18 के लिए कोरबा से अब्दुल असलम। शराबबंदी के मामले को लेकर आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि विदेशों में 100% लोग शराब पीते हैं और बस्तर में 90% लोग पीते हैं। शराब पीने से मौत नहीं होती बल्कि लोग मजबूत होते हैं। ज्यादा शराब पीने से ही मौत होती है। मेहनत करने वाले ग्रामीण मजदूर अपनी थकान मिटाने के लिए शराब पीते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो कहा है उनका सभी समर्थन करते हैं, लेकिन बस्तर में कभी शराबबंदी नहीं करने दूंगा क्योंकि शराब यहाँ की संस्कृति से जुड़ा है। बघेल जो बोला है उस बात को मैं समर्थन करता हूं। मैं शुरू में बोलता था अगर कुलदा न कस्त हमारा घोषणा पत्र भेजा, अगर छत्तीसगढ़ में दारू होगा बस्तर में तो नहीं होगा। विदेश में 100% लोग दारू पीते हैं, बस्तर में 90% लोग पीते हैं, लेकिन पीने का स्टाइल नहीं जान रहे। दारू पीने से आदमी नहीं मरता है, तो पीने से मजबूत होता है, लेकिन ज़्यादा पीने से आदमी को जान लेता है। तो इसलिए दारू और दवाई, या दवाई का हो या दारू पियो। गरियाबंद में राजिम से पोखरा तक करीब 19 करोड़ की लागत से 11 किलोमीटर का सड़क बनाया जा रहा है। ठेकेदार द्वारा लापरवाही पूर्वक सड़क में बड़े बड़े गिट्टी बिछाकर छोड़ दिया गया है। न पानी डाला जा रहा है और न ही रोलर चलाया जा रहा है, जिससे हफ्ते भर में 8 से 10 राहगीर सड़क हादसे के शिकार हो चुके हैं। लोग जान जोखिम में डालकर रोजाना सफर कर रहे हैं। स्कूली छात्रों को तो सड़क में चलने से डर लगता है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क निर्माण में लापरवाही बढ़ती जा रही है, जबकि मामले को लेकर पीडब्ल्यूडी विभाग के ई अनुज शर्मा ने कहा कि ठेकेदार को नोटिस दिया गया है, सड़क का जल्द निर्माण पूरा किया जाएगा। रोड से हमें बहुत तकलीफ हो रही है। हमें स्कूल जाने में भी बहुत दिक्कतें आती है कि हम साइकिल से जाएंगे तो गिर जाएंगे तो हमें लग जाएगी करके डर रहती है, और रोड को भी बहुत लेट से बना रहे हैं। हजारों आदमी आज जाते हैं और बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। अगर एक बार गिर गए तो फिर हॉस्पिटल के रद्द है कहानी। ठेकेदार द्वारा कैसे काम किया जा रहा है? यहाँ तो बहुत लेट से काम होते। रोड में चलने से मैं 2 बार गिर चुका हूँ। मेरे घर जाने आने में बहुत प्रॉब्लम है। राजिम से पोखरा मार्ग तो जब भी जाता कोई भी गाड़ी, मेरे सामने में कल 2-3 लोग गिरा हुआ है। नहीं, उसको बार बार कहा जाता है, उसको लेटर भी लिखा जाता है पानी डालने के लिए सतत। और दूसरा रोलर का, जैसे ही मैंने आप लोग से चर्चा किया है कि उसमें कोई बाइंडिंग वो रहती नहीं, कुछ देर तक या कुछ दिन तक ही टिक पाता है। तो वो थोड़ा सा इस चीज़ में लापरवाही हुआ है कि भाई उसको तुरंत डामर का कार्य चालू। आइए अब आपको दिखाते हैं इस रोड की कैसी दुर्दशा हो गई है। 11 किलोमीटर लंबी इस सड़क को बनाया जा रहा है। राजिम से पोखरा रावण होते हुए रोड जाती है, और देखिए कि लोगों को कैसे यहाँ पे चलना पड़ा है। बड़े बड़े गिट्टी को इसी तरह बिछा कर रख दिया गया है, इसमें रोलर तक नहीं चलाया गया है। अब जरा सोच कर देखिए कि इस रोड में आने जाने वाले लोग कैसे सफर करते होंगे, क्योंकि ग्रामीणों ने बताया कि कई बार इसमें वो गिर चुके हैं, और इसमें तो 4 व्हीलर तो चलना मुश्किल है, और 2 व्हीलर कैसे चलता होगा, ये बड़ा सवाल ठेकेदार के ऊपर खड़े होता है कि इतनी बड़ी लापरवाही इस सड़क निर्माण में क्यों किया जा रहा है, जबकि करोड़ों की लागत में इस सड़क को बनाया जाना है। और एक तरफ ये भी लापरवाही देखने को मिल रही है, 2 साल से ये काम चल रहा है लेकिन अब तक पूरा नहीं हुआ है। स्थिति आप देखिए कि काफी दूर तक बड़े बड़े गिट्टी को इसी तरह बिछा कर रख दिए हैं। पानी नहीं डाला जा रहा है, ना ही रोलर चलाया जा रहा है। रोजाना यहाँ पर सड़क हादसे हो रहे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सुबह सुबह स्कूली बच्चे इसी रोड से जाते हैं अपनी जान जोखिम में डालकर। तो इस रोड में इतनी बड़ी लापरवाही क्यों बरता जा रहा है? जिम्मेदारों से जब पूछने वहां गए तो वहां जिम्मेदारों ने कोई जानकारी नहीं दिया, यानी कैमरे से बसते नजर आए। और ये तमाम आप सड़क देखिए जो इसी तरह बड़े बड़े गिट्टी जो है इसमें पड़े हुए हैं, और रोजाना राहगीरों को अपनी जान जोखिम में डालकर सफर करना पड़ रहा है। न्यूज़ 18 के लिए गरियाबंद से शेख इमरान। रायगढ़ नगर निगम क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है। जो राजस्व कर जमा नहीं कर सके हैं उनके लिए अब कर भुगतान करने के लिए समय बढ़ा दिया गया है। अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अप्रैल महीने में भी वसूली के लिए निगम को छूट दे दी है। महापौर ने कहा कि इससे रायगढ़ नगर निगम को आर्थिक लाभ मिलेगा और जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उसे पूरा कर दिया जाएगा। 30 मार्च तक रायगढ़ नगर निगम में लगभग 80% से ज्यादा कर की वसूली हो चुकी थी। और इसी के साथ ही खबर दिन भर के बुलेटिन में इतना ही।